नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कानूनी मामलों के जानकार सुयोक्ता सरकार जी। कानूनी मामले के जानकार भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इनसे हम बात करेंगे जो नए 3 कानून बनाए गए हैं। तो ये जो नया कानून बना है खासतौर से इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अक्सर अपना जो कमेंट सेक्शन में जाता हूँ देखता हूँ तो लोग ये जुनून सवार होता है कि मैं अपराधी बनूंगा XYZ। इसीलिए मैं आज विशेष सेशन निकाला हूँ, आपसे टाइम लिया हूँ कि कैसे बारीकियों से समझाया जाए इन सब चीज़ों को। पहला तो देवनाथ जी, क्या ये पॉडकास्ट मेरे काबिल है? क्योंकि ये तो सारे गैंगस्टर की आप बता रहे हो कि गैंगस्टर बिल्कुल बिल्कुल। सवाल करते हैं कि ये मैं काबिल हूँ इसका जवाब देने के नहीं लिए? नहीं, बिल्कुल आप एक वकील हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, इसीलिए मैं आपसे समय मांगा हूँ खासतौर से इसके लिए। देखिए, युवा बहुत भटक रहे हैं सर, और पहले क्या था अब क्या था, खासतौर से नए कानूनों को लेकर। इसीलिए बहुत ही हमारे पास समय है, बहुत ही बारीकियों से एक एक बातें समझने की कोशिश भी करेंगे हम। पूछिए, क्या आपका क्या सवाल क्या है आपका? सबसे पहले ये कि जो 3 नए कानून इस बार सदन में पेश हुए हैं, पास हुए हैं, राष्ट्रपति जी का साइन भी हो चुका है, इम्प्लीमेंट कब होगा और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी तो इन्फोर्समेंट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से इस कानून को, वेटिंग फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ज़रूरत तो था ही। देखिए, 1947 में हम लोग अपना इंडिपेंडेंट हासिल किया है। उस टाइम में तो फ़ोन भी नहीं था, पॉडकास्ट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। जो भी था एक लिमिटेड जोन पे था। बहुत सारे शब्द आया है जो शब्द को किसी को उस टाइम में पता भी नहीं था। तो वक्त के साथ सारी चीज़ चेंज होता है, चाहे यू आर टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशन इन द मेडिकल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एडुकेशन, सब चीज़ में चेंजेस आए। वाई नॉट इन CRPC, IPC एंड एविडेंस एक्ट इज परफेक्टली डन बाय दिस गवर्नमेंट, व्हाट आई बिलीव। और ऐसे नहीं कि इसका पहले से ट्राई नहीं किया गया था। बहुत सारे अमेंड्स हुआ इसके ऊपर, बार बार मरामती किया गया, समय के साथ इसको अमेंड किया गया। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि अगर एक 150 साल या 200 साल पुराना कोई मकान हो, आप कितना भी मरामती कर लो, सब चीज़ का एक एक्सपायरी होता है और उसको कभी कंप्लीटली आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। और वो घर को तोड़ के डिसमेंटल करके नया बनाना एक मैंडेट हो जाता है। तो ये कानून बनाना भी उतना ही मैंडेट था। बहुत ज़रूरी था और समय पे इसे बनाया गया। एब्सोल्युटली। लेकिन सर, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है, इसे वाहियात बताया जा रहा है, और कई बयानबाजियां ये भी हो रही हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर हम कुछ इस पर निर्णय ले सकते हैं या सोच समझ सकते हैं। लेकिन क्या एक बार लोकसभा, राज्यसभा या फिर हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनका हस्ताक्षर हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो क्या इसे वापस जिस तरह से करने की बातें होती हैं, ऐसा संभव है या विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये बड़ा आपने बड़ा पॉलिटिकल सवाल कर दिया। और मैंने हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं एक पर्टिकुलर मैटर के लिए CBI ऑफिस के बाहर। और पहले से ही आपका ये आदत रहा कि आप थोड़ा उसका देते हो जिसका इंटरव्यू लेते हो पॉलिटिकली। तो ये पॉलिटिकल सवाल का मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ। जो IPC को जो रिप्लेस किया है BNS ने, इसमें ना एक ऑर्गेनाइज क्राइम का चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो पहले नहीं था, या मॉब। तो क्या होता है ना देवनाथ जी, मान लो आपके घर के सामने ऑर्गेनाइज्ड करके 300 बंदे आके चिल्ला रहे आपको मारने के लिए, तो आप क्या करोगे उस टाइम? आप क्या करोगे उस टाइम? जय श्री राम बोलोगे? अगर जय श्री राम आप बोल दिया तो बाद में वो 300 आदमी आपके खिलाफ जाएगा कि देखो इसने मुझे भड़काया जय श्री राम बोल के, तो मैंने अटैक कर दिया। अब जय श्री राम मतलब भगवान की नाम, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, विपक्ष को भी बनाया, पक्ष को भी बनाया। तो जिस देश में इस कंसेप्चुअलिटी के साथ देश चलता है, उस देश में विरोधी क्या बोल रहा है इट्स इरेलेवेंट। तो मुझे लगता नहीं है कि सेंसेबल एडुकेटेड विरोधी है
और आपने एक स्टेटमेंट भी दिया कि कोई बोल रहा है कि हमारे जब गवर्नमेंट आएगा हम चेंज कर देगा। वो हमारा गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, वो मैं समझा नहीं। वो अगर आप थोड़ा बताएं। ये कि कांग्रेस की सरकार आएगी, खासतौर से विपक्ष देखिए 28 राजनीतिक पार्टियां अब इकट्ठा हो चुकी हैं। मैं अभी 5-6 दिन पहले विजय चौक पे था, प्रदर्शन जब सांसद सभी जो निष्कासित सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, तो कोई अगर आपके लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून पास होता है और आप उसे वाहियात बोलते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे आप कैसे देखते हैं, फिर कैसे समझने की कोशिश करते हैं? हम क्या अपने लोगों को समझाने की कोशिश जी, ये बड़ा छोटा मुद्दा आप अपने उठाया मेरे सामने, क्योंकि ये तो बड़ा छोटा मुद्दा होता है। जिस देश में राम को लेके सवाल करते हैं विरोधी, तो ये तो खाली मात्र छोटा 3 कानून है। इसका मैं क्या जवाब दूँ? कोई भी कुछ भी सवाल करता है, ये डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और इसको जो ये सवाल इसके ऊपर कर रहे हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक पर्टिकुलर एरिया जो कभी किसी ने कवर किया ही नहीं, वो इस बार कवर किया गया है। जैसे राजद्रोह और देशद्रोह। पहले राजद्रोह में भी मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते थे तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाता था। इस एस्पेक्ट को इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी खाली जो देशद्रोह करेंगे उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगा। तो ये क्या गवर्नमेंट कोई बायस डिसीजन ले रहा है या न्यूट्रल डिसीजन ले रहा है? तो अगर कोई इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, मुझे लगता है इनको पढ़ना चाहिए। एंड देयर लिटरेसी, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, देयर लीगल एक्यूमेन इज अंडर क्वेश्चन। सीधे सीधे साफ शब्दों में कहें तो राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इसको अलग तरीके से सोचता हूँ। देखिए, आप बोलते हो कि आपके जो पॉडकास्ट चलता है, आपके जो गूगल यूट्यूब चैनल है जिसमें अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे यंग जनरेशन हैं जो बोलते हैं कि मैं गैंगस्टर बनना चाहता हूँ। तो मैं श्योर हूँ कोई बोलना चाहता है कि मैं पॉलिटिशियन भी बनना चाहता हूँ। देखिए, एक पॉलिटिक्स होता है जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के और देश की डेवलपमेंट के लिए होता है, और एक पॉलिटिक्स होता है जो सोशल मीडिया और इजी पब्लिसिटी और एक्सटॉर्शन देश की पब्लिक को करने के लिए होता है। तो आप कौन से पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? आपने बहुत बड़ी बात करी सर। नहीं, मेरे तो यही समझ है। तो अगर आप पहले वाला के बात कर रहे हो तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि हाँ, ऐसे पॉलिटिकल मुद्दा और ऐसे पॉलिटिकल डिस्कशंस होना चाहिए। लेकिन आप जो दूसरा बात कर रहे हो, मैं इसके एलिजिबल नहीं हूँ। और ऐसे पॉलिटिशियन से तो अच्छा कोई गैंगस्टर ही बन जाए, क्योंकि वो पॉलिटिशियन जो होगा वो गैंगस्टर से भी खतरनाक होगा। मतलब हाँ, जो इस तरह के पॉलिटिशियन हो गैंगस्टर से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। अच्छा सर, हम इस कानून के बारे में अगर और समझने की कोशिश करें, डिटेल में समझने की कोशिश करें, पहले क्या था, अब क्या हुआ, इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो आईपीसी था उसको बीएनएस ने, जो नया कानून है वो बीएनएस हुआ है। और इसमें आईपीसी का जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड था, पिनल मतलब दंड, पनिशमेंट, उसको चेंज किया गया, बीएनएस किया गया, न्याय आया है, जस्टिस। सो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन अ दंड एंड न्याय, जस्टिस एंड पनिशमेंट। तो अभी इसको न्याय दिया जाएगा इस कानून के हिसाब से। ये फंडामेंटल जो चेंजेस आया है, ये सारे बहुत सारे चेंजेस आया है इसमें। जैसे ये टेररिज्म वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको प्रतिष्ठित किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है प्रॉपर्ली। इसमें ये राजद्रोह जो मैं बता रहा था, या जो देशद्रोह, इसको चेंज किया गया है, राजद्रोह को देशद्रोह किया गया है। और इसमें आई बिलीव विद दिस राजद्रोह एंड देशद्रोह का जो चेंजेस हुआ, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिजर्व किया गया है, प्रॉपर्ली इसको सिक्योर किया गया है। कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम लोग, मुझे याद है एक पुराना पिक्चर था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, एक बॉलीवुड पिक्चर था जिसमें राजेश खन्ना जी थे और उसको सजा दिया गया था कि भाई तुम घर के काम करना, आपका ये दंड के लिए ये सजा है, ये प्रावधान है। तो इसमें भी ये कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया। सिमिलरली, मतलब अगर कोई पहली बार ऑफेंस किया है, किसी ने पहली बार, कोई इसका प्रीवियस एंटीसीडेंट नहीं है, पहला ऑफेंस है, और उसका कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो उनके खिलाफ जो ऑफेंस लिया गया है उसकी सज़ा 3 साल की कम है, उनको कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा।
मतलब उनको बोला जाएगा भाई तुम ये वॉशरूम साफ करो, 12 वॉशरूम 2 साल के लिए, या तुम इधर बच्चे को पढ़ाओ। सो ये इट इज़ वेरी यूनिक थिंग इज़ इंट्रोड्यूस बाय दिस गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसे भी मुझे नहीं लगता जेल जाके कोई सुधरता है। आई हैव अ वेरी वेरी आई से वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, और जेल जाके कोई अच्छा रिफॉर्मेशन नहीं होता है किसी का। और जेल का जो आज के तारीख में हालत है उसमें एकोमेंट कर भी नहीं सकते हैं कोई, क्योंकि इतना ओवर क्राउडेड है जेल। दैट इज़ द मेजर चेंजेस। फिर बहुत सारे सेक्शन को जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और उसे ऑलमोस्ट सारे चीज़ को हटाया गया है, उसको प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन है। जैसे आईपीसी का 330 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखना पड़ता था, ज़ीरो एफआईआर इंट्रोड्यूस किया गया है। मानो आप सपोज योर आप हैदराबाद का में कुछ ऑफेंस हुआ आपका, आप स्टेशन पे और आप ट्रेन चढ़ गए और निज़ामुद्दीन में उतरे, सो यू ऑल्सो कैन फाइल एन एफआईआर इन निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन। सो ये इस्टेब्लिश किया गया है। इसके लिए यू डोंट नीड अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और जैसे एडल्ट्री, जैसे 377, मॉब लिंचिंग, अच्छा मॉब लिंचिंग और पॉक्सो में फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। मैं इस विषय में नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं इंडिविजुअल जो पनिशमेंट की एरिया है उसके ऊपर थॉरली मैंने रिसर्च नहीं किया है अभी तक। जी। देखिए, मॉब लिंचिंग को इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। 377, 497 को ये सब एडल्ट्री एंड ऑल दिस अननेचुरल सेक्स, इसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया, और बट इसको प्रॉपर्ली एंड अप किया गया है, फॉर्मली ऑफिशियली एंड अप किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले भी बहुत सारे स्टेट में था, मकोका और उत्तर प्रदेश, द टेररिज्म एक्ट्स एंड ऑल, बट इसको जो मेजर क्रिमिनल एक्ट है उसमें लेके आ गया है। चेन स्नीजिंग, जैसे औरत के राइट्स को बहुत सारे एरिया में प्रॉपरली प्रिजर्व किया गया है, बहुत सारे राइट्स दिलाया गया है बच्चे को और औरत को। जैसे चेन स्नैचिंग पहले एक रॉबरी में आता था, अभी ये इट इज़ बिकम अ पर्टिकुलर सेक्शन, जिस सेक्शन के आधार में इसको ट्रीट किया जाएगा। इतना ही आई बिलीव ये सारे मेजर चेंजेस है इस नए आईपीसी में। आसान शब्दों में कहें, पहले क्या था, अब क्या बदल गया, क्या नहीं करना है, क्या करना है, अगर इन सब से बाहर निकलना चाहें हम आसान शब्दों में, एक शब्दों में, कम शब्दों में, तो क्या कहेंगे? अब अगर दोबारा ये सवाल करें मुझे, मैं समझा नहीं। कहने का मतलब ये है, पहले कानून जो पहले था, अब बदलाव हुआ, बदलाव के बाद 2 लाइन में अगर कम शब्दों में मैं समझना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कैसे हम समझाएं कम शब्दों की, पहले क्या था और अब क्या है, इससे उन पर बदलाव क्या पड़ेगा? देखिए देवनाथ जी, पहली बात तो जो पहले का आईपीसी है उसमें जो पहले जो एफआईआर किया गया है और जिसका ट्रायल प्रोसीडिंग चल रहा है वो आईपीसी का मुताबिक ही चलेगा, क्योंकि संविधान की आर्टिकल 20 में इसका क्लियर डिफाइन किया गया है, इसका डेफिनेशन क्लियरली बोला गया है। सो ये जो भारतीय जो बीएनएस आई है, वो जब इन्फोर्समेंट में आएंगे उसी दिन उसी समय से ये इफेक्टिव होगा। तो एक साथ अभी हम लोग के साथ आईपीसी एंड बीएनएस साइमल्टेनियसली एक ही साथ चलेगा। ओके, कुछ और हमारे दर्शकों से आप कहना चाहते हो तो? मुझे लगता है कि इलेक्शन आ रहा है और ये जो नया कानून आया है इसमें बहुत सारे चीज जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, एक भारत की विजन से बनाया गया है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स है, लॉ स्टूडेंट्स है, अपकमिंग लॉयर्स है, आप कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप यू कैन कनेक्ट मी देवनाथ जी। आपके लिए मैं जो भी किसी का कोई सवाल है, टेक्निकल सवाल है, आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे, आपसे कोई सवाल करना चाहे, आपकी कोई वेबसाइट है, कैसे संपर्क कर सकते हैं?
I have a website, but also I share my email ID sougata@77 numeric 77 @gmail.com, and my mobile number is 8582821201. ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में सर का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ मेंशन कर दूंगा। अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए कानून से रिलेटेड तो आप संपर्क कर सकते हैं। और बाकी आप देखते रहिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। सर सब कुछ हो गया, कुछ और कहना चाहें तो कुछ बचा हो स्टूडेंट के लिए, आपने कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं स्टूडेंट के लिए यही कहना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल तो जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का नोटिफिकेशन आया जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें आईपीसी पढ़ के जाइए, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पढ़ के जाइए। डोंट गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज्ड। और अभी सेक्शन का डोंट फॉलो द सेक्शन, आप चैप्टर को फॉलो करिए। ग्रेजुअली इसको ब्रेक करते करते सेक्शन इज़ द लास्ट पार्ट। सो दैट मच आई वांट टू से। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर रखिएगा। अगर संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।